पड़ा था। ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्टर ने आपकी जो एपीबॉल की डोज है उसको इंक्रीज तो नहीं किया? जी जी, थोड़ा सा इंक्रीज किया था उन्होंने, मगर फिर अभी उन्होंने वापस मुझे अपनी डोज पे डाल दिया था। मैं एक टेबलेट लेती हूँ रोजाना। अब प्रेगनेंसी के बाद आपको दोबारा एक पे डाल दिए? जी जी। वो मेरी ठीक। प्रेगनेंसी तो जी 4 साल पहले थी। अभी मुझे नहीं, 6 मंथ्स इस बैक फिट आया था। आखिरी फिट आपको अभी 6 मंथ्स बैक आया था, उससे पहले कंट्रोल था? जी जी, कंट्रोल था। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप फॉलिक एसिड कितनी मिलीग्राम ले रही हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जी, मैं टेबलेट फॉलिक फॉलिक एसिड एसिड पहले लेती से हूँ ले रही हैं। 5। जी जी, मैं ले रही हूँ। ठीक है, 5 मिलीग्राम आप वो भी ले रही हैं। और आखिरी बार आपने अपने डॉक्टर से कब रब्ता किया है? जी, मैंने 5 महीने पहले किया था। 5 महीने पहले किया था? जी जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपका ये जो पहला सिजेरियन हुआ है, ये क्यों हुआ था? ये मेरा जो बेबी था तो वो उल्टा था। ठीक, वो बेबी ठीक है आपका भी? जी जी, बिल्कुल ठीक है। और कितने अरसे का है? जी, अभी वो 4 इयर्स की। 4 इयर्स की। उसके बाद आप कॉन्ट्रासेप्शन करती रही हैं? जी जी, कॉन्ट्रासेप्शन करती रही थी। अभी मैंने फिर से कंसीव किया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की या नहीं नहीं। आपके शौहर को तो एपिलेप्सी नहीं है? जी नहीं। ठीक है। और खानदान में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, शुगर की, ब्लड प्रेशर की या दिल की? बस मेरे अब्बू को हाइपरटेंशन है और कोई इतना खास नहीं। ठीक है। और आपका कोई बड़ा ऑपरेशन भी नहीं हुआ? नहीं, इसके अलावा नहीं हुआ। ठीक है। और ये जो आपने अपना स्कैन करवाया है, ये आपने कहाँ से करवाया है? यहाँ पर लिखा है कि ये आपने मैंने एक आपके स्कैन भी करवाया। जी, आपके हॉस्पिटल से कराया था। ठीक है, उसमें बच्चे की दिल की धड़कन मौजूद थी और मतलब कार्डियक जी जी। एक्टिविटी भी आ गई है उसकी, और कोई जी जी। ऑब्वियस एनोमली भी पता नहीं चली? जी जी, बिल्कुल। ठीक। और लैब्स कौन से करवाए हैं आपने? जी, अभी तक तो लैब्स नहीं कराए। बस यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि आयरन आपने वगैरह। लैब्स करवाए। जी हाँ, ठीक है। सिर्फ आयरन मतलब एच बी कराया था और जो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है वो कराया। एचपी आपकी नॉर्मल है ये? जी जी। तो कम थी लेकिन फिर वीनोफर लगा के अब ऑप्टिमाइज हो गई है। अभी 8 वीक्स पे विनोफर भी लगा दिया है आपने? तो उन्होंने मुझे कहा आप लगा ले, तो फिर मैंने एक लगाया था। ठीक है। अच्छा, अभी आपको मेन कंप्लेन किस चीज की है? मुझे बस डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा, और तो कुछ खास नहीं है। आई एम फाइन। ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग नहीं है? नॉजिया वॉमिटिंग मुझे टेबलेट दी थी तो उसके साथ सेटल हो गई है। ठीक है, चलिए सही है। डिस्चार्ज का रंग बता सकती हैं? सफेद रंग है? जी जी, वाइट कलर है। ठीक है। और उससे आपको स्मेल भी आती है? नहीं इचिंग होती है? नहीं नहीं। ठीक है। उसका कोई टेस्ट भेजा था जिन्होंने डिस्चार्ज देखा है आपको, ओपीडी में जिसने रिसीव किया है? नहीं, कोई टेस्ट नहीं भेजा। ठीक है। उन्होंने कहा ये नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है। युसरा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि आप एपीवॉल ले रही हैं और आप एपिलेप्टिक हैं और आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है। तो हमें आपके ट्रीटमेंट के लिए एक टीम को लेकर चलना पड़ेगा, जिसके अंदर एक न्यूनेटोलॉजिस्ट और जो आपके अपने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और एक ऑब्स्टेट्रिशियन होंगी। इनकी टीम आपको जो है वो देखेगी और आपका सारा वर्कअप करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको ये बताएं कि आपको 6 मंथ्स पहले फिट पड़ा था और उसके लिए आपकी जो दवाई की डोज थी वो भी डॉक्टर ने बढ़ा दी थी। तो एपीवॉल जो है उसके बेबी के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में भी उसके इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम सडन आपकी दवाई को ना ही चेंज करेंगे, ना ही कम करेंगे और ना स्टॉप करेंगे, बल्कि इसी पर आप कंटिन्यू रखेंगी और आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहेंगी कि वो आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छी एडवाइस देंगे कि वो डोज बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अगर इसी के साथ आपको कोई फिट नहीं पड़ता तो आप इसी पर ही कंटिन्यू करें। ठीक है। जी फिर 18 to 20 वीक्स पर हम आपका एक एनोमली स्कैन करा के चेक करेंगे कि बेबी के स्ट्रक्चर के अंदर कोई जितने भी उसके स्ट्रक्चर हैं, खास तौर पे हार्ट पे और स्पाइन पर कोई इसका इफेक्ट ना हो। न्यूरो डेवलप न्यूरल न्यूरल ट्यूब और कार्डिक इफेक्ट ज्यादा हम इसमें देखते हैं।
जी और अगर हमें उसमें कोई मसला लगे कार्डिक का तो फिर 22 वीक्स पे हम फीटल इको की तरफ जाएंगे और इको पर बेबी को देखेंगे। आपके लिए आपको तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी होगी कि फिट्स का होना ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के। अगर आप ड्रग्स छोड़ दें तो वो ज़्यादा डेंजरस होंगी, बजाय इसके कि आप इसको कंटिन्यू करें तो वो ज़्यादा सेफ हैं कि आप फिट फ्री रहें। फॉलिक एसिड आपने नहीं छोड़नी, वो 5 मिलीग्राम आप लेती रहेंगी। और आपका चूंकि HB कम आया था तो फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फिर आप आयरन यूज़ करें। अभी तो आपको नौजिया वॉमिटिंग भी हो रही है तो आयरन के यूज़ से वो ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर वॉमिट करेंगी आप और नौजिया होगा तो जो आपकी ड्रग्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जिससे फिर खुदा न खासा फिट पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। जी जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्लीप का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आप प्रॉपर सोएं, अपनी नींद पूरी करें, स्ट्रेस अवॉइड करें, और अपनी ड्रग्स को रेगुलरली इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा कोई आपको होता है कि वॉमिटिंग हो जाती है तो फिर आप एक दफ़ा कंसल्ट कर लें अपने डॉक्टर को कि आप वो दोबारा कब उसको मेडिसिन को यूज़ करें, कि उसके फ़ौरन बाद अगर आपको वॉमिट हो जाती है तो यानी कि आपने वो वॉमिट कर दी जी मेडिसिन, तो वो तो उसका इफ़ेक्ट कम होता चला जाएगा ना। जी जी अ, दूसरा ये कि डिस्चार्ज के लिए आपका बेहतर तो ये होता कि हम HVS भेज देते, लेकिन अगर वो नहीं भेजा तो और आप कह रही हैं कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि नॉर्मल है तो फिर उसके लिए इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी अगर और कुछ आप पूछना चाहें अभी तो आखिर तक तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जी जी। तो डिलीवरी के दौरान क्या होगा और उसके बाद क्या होगा? डिलीवरी के दौरान तो ये है कि आपका पहला एक सिज़ेरियन हुआ हुआ है, तो हम जी जी आपको आपकी पूरी मुद्दत तक लेकर जाएँगे और उस पर फिर हम ये करेंगे कि आपका स्कैन देखेंगे कि प्लेसेंटा आपका ठीक हो, बेबी का जी वेट ठीक हो। और अगर आपकी क्या ओपिनियन है, मतलब आपकी ख्वाहिश बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि आप जी नॉर्मल जी। डिलीवर मैं करना चाहती हूँ चाहती कि हैं, मेरी सिज़ेरियन। नॉर्मल अब हो ना। जी, अगर आप जी जी नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं तो उस सूरत में फिर हमें आपको एंड तक देखना पड़ेगा ना। पहले ये देखेंगे कि जो जी आपका पहला सिज़ेरियन हुआ है, उसका आपने बताया कि ब्रीच के लिए हुआ है, उसमें किसी किस्म जी की जी आपकी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद सिज़ेरियन की कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी या सिज़ेरियन के बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई बुखार नहीं हुआ था, वुंड इन्फेक्शन नहीं हुआ था। और फिर आपका प्लेसेंटा हम जी जी देखेंगे कि वो बिल्कुल फंडल है, एंटीरियर नहीं है, लो लाइंग नहीं है। और फिर हम बेबी का वेट देखेंगे। फिर हम 36 वीक्स पर आपकी पेल्विक असेसमेंट करके देखेंगे। अगर तो ये सब कुछ फेवरेबल होता है तो फिर हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस ले सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी मुद्दत पर जाकर। हम आपको दर्दें आपको बताएं इंड्यूस नहीं कर सकते। इंडक्शन करने के साथ फिर ये कि कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ जी जी जाएगा। और दूसरा ये कि जो एपिलेप्सी के जो फिट्स होते हैं वो भी लेबर में उसका। जी सर, लेबर नहीं का नहीं, जो सॉरी बेटा, ड्यूरिंग कंटिन्यू। जी, एंड जो लेबर होता है उसमें भी एपिलेप्सी के फिट्स 1 to 2% सीजर्स का वो बढ़ जाता है और 1 to 2% को विद इन फर्स्ट 24 आवर्स पोस्टपार्टम फिट्स बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको पेन फ्री भी रखना पड़ेगा लेबर के दौरान, जिसमें हम आपको एंटोनॉक्स दे सकते हैं, आपको एपिड्यूरल का ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन एपिड्यूरल हम देंगे तो अगर उसकी डोज ज़्यादा रिक्वायर्ड हुई तो रप्चर की तरफ जा सकते हैं। मतलब आप तो चूंकि खुद डॉक्टर हैं, इसलिए सारी बातें आपको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है कि आपकी मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग होगी लेबर में भी और 24 आवर्स पोस्टपार्टम भी, फिट्स के लिए भी और लेबर में तो इसलिए क्योंकि आप वीबैक टोलेक का चांस वो ट्रायल ले रही हैं तो चलो उसमें भी बेटा, आपको टाइम हो हमें गया, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। टाइम इज गॉन, पूरे हो गए। ओके, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड यू परफॉर्म? सर एंड तक नहीं पहुंचा तो सही नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय एंड? सर डिलीवरी, कॉन्ट्रासेप्शन, ब्रेस्ट फीडिंग प्रिकॉशंस। ओके, गुड। रोल प्ले से पूछ लेते हैं कि हाउ डिड शी डू। डॉक्टर हाला, आप अभी हैं कि आप चले गए?
सर मेरे ख्याल से उनका नेट यस डिस्कनेक्ट हो सर। गया। वो आ गई। हाँ, आपका क्या ख्याल है हेलो। जी जी कि कैसे परफॉर्म किया इन्होंने? सर, जो आपने मुझे बताया था कि हिस्ट्री लेनी है और एग्जामिनेशन का, जी सर इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन आपने मुझे बताया था कि कोई भी वो होना, तो आपने जो है इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और ये सारा टेम्पलेट इसी तरह फॉलो करना है, चाहे टास्क कोई भी गिना है। चाहे टास्क कोई भी हो। इसमें टास्क थे क्या वैसे? लेट्स अगर उसको हम लिखें, व्हाट वर द टास्क? किसी के पास है ये? यस सर सर, मेरे पास है। सर टास्क था कि सर टेक मेरे पास एक्चुअली अभी आया है ना। अच्छा चलो, सर टास्क था जवाब कि टेक रेलेवेंट हिस्ट्री, रेलेवेंट counsel the patient about the implications of her epilepsy in pregnancy, outline the management of her pregnancy, answer any question that she may ask. ओके, रेलेवेंट हिस्ट्री, और सॉरी सेकंड वाला क्या था? Implications of epilepsy in pregnancy, इम्प्लीकेशन, ओके, management of pregnancy, मैनेजमेंट प्रेगनेंसी, ask अगर कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो। ठीक। तो इसमें आपका क्या क्या चीजें कवर होगी? सर हिस्ट्री थी, हम्म, implications, ओके, मैनेजमेंट प्लान आखिर तक नहीं पहुंचा क्योंकि सर वो वीबैक दरमियान में आ गई। ओके। अच्छा, अब व्हाट डू यू थिंक कि इस पेशेंट की प्रॉब्लम क्या क्या थी? सर इनकी प्रॉब्लम ये थी कि एक तो एपिलेप्टिक है, तो नंबर वन, एपीवॉल ले रही हैं, तो उनको एक्सप्लेन किया कि टेरेटोजेनिसिटी हो सकती है, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है बेबी में, तो एनॉमली स्कैन और इको करनी है, और उसके बाद फिर जो न्यूरोटोलॉजिस्ट हैं वो देखेंगे बाद में। और दूसरा ये कि यहाँ पर मुझे बताया था कि नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है उनको, जी लेकिन हिस्ट्री में उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, सिर्फ डिस्चार्ज है, कोई नोजिया वॉमिटिंग नहीं है, और डिस्चार्ज भी मुझे ओपीडी में डॉक्टर ने कहा, देख कर कहा है कि नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है। चलो, मोर और लेस जो आपकी ये थी, दैट वाज फाइन, पर वो थोड़ा सा व्हाट आई सजेस्ट इसमें आपको, इसमें स्लाइटली आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, देखो हमारा जो ये अगर टॉपिक है, जो हमें पता चल गया कि इट इज एपिलेप्सी एंड उसके साथ है, तो जो पहला वाला था उसकी जो रेलेवेंट हिस्ट्री है उसमें डिटेल ऑफ एपिलेप्सी आई थॉट के वाज मिसिंग। एंड डिटेल आप किसी की भी अगर इसकी एपिलेप्सी की हम लेते हैं, उसमें आप जाओगे नंबर वन के जी, आपकी डायग्नोज कब हुई, किस एज में हुई, नंबर वन, 8 years बैक, 8 years बैक, और 35 की वो अभी है। ना मैं थोड़ा सा, मुझे इसको elaborate करने दो बेटा। नंबर जी वन सर। की कब हुई, किस तरह हुई, और आप पहले कितनी मेडिकेशन पे थी, अब आप फाइनली, अब आप जो ये मेडिसिन में जो लिखा हुआ है, एपिवॉल जो है वो TDS 3 times a day ले रही, और इट्स अ सिंगल ड्रग। ये पूछना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ कोई और दवाई तो नहीं है आप ले रहे, क्योंकि जो आपकी जनरल रिकमेंडेशन है फॉर एपिलेप्सी पेशेंट जो आता है एपिलेप्टिक ऑन ड्रग्स है, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में क्या रिकमेंडेशन? ड्रग्स के बारे में सर? जनरली पेशेंट who comes to you, तो एक scenario डालता हूँ कि प्री प्रेगनेंसी आ जाता है पेशेंट कि जी कि मैं एपिलेप्टिक हूँ और इन मेडिकेशन पे हूँ और मैं अब प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, जी सर। जी सर। उसकी कोई है सर रिकमेंडेशन? सर होना तो उसमें जनरली मोनोथेरेपी रिकमेंडेशन एक मोनोथेरेपी चाहिए, एक सिंगल और मोनोथेरेपी, लेस शाबाश। लेस इफेक्टिव डोज होनी चाहिए। मिनिमम डोज, जी सर। मिनिमम डोज पे और मोनोथेरेपी पे, और जी सर। तीसरा और सर जो वेल्प्रोइक एसिड है उसको अवॉइड करें। वो आप टाइप ऑफ एपिलेप्सी अगर वेल्प्रोइक एसिड अगर ले रही हैं तो देन इट हैज टू बी चेंज्ड। नो सर, देन शी शुड बी कंटिन्यू विद दैट। ओके, और लास्ट कि लास्ट फिट सर कब है? लास्ट फिट का मैंने पूछा था सर, वो कह रही थी 6 months पहले हुआ था। हाँ, तो जनरली रिकमेंडेशन इसमें क्या होती है कि कितने देर पेशेंट को फिट फ्री होना चाहिए? 2 years तक अगर फिट फ्री है तो सर फिर आइडियल, इन आइडियल आइडियल। सिचुएशन, इन आइडियल सिचुएशन
2 years और वो अब ये वाली पेशेंट जो थी हमारी प्रेग्नेंट होके आ गई। तो Yes. एक इसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछना है कि वाज इट प्लान प्रेगनेंसी या कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे थे, और नंबर 2 कि वाज इट अनप्लान प्रेगनेंसी। सर वो इन्होंने बताया कि मैं 4 ईयर से कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही थी और अब जी मैंने छोड़ दी तो प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट, तो दैट फिर भी यू नीड टू आस्क जी वाज इट अ प्लान्ड वन और नहीं, वरना तो कई बार वो तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्शन छोड़ना डज नॉट मीन कि जी अब वो प्लान करना शुरू कर दें, पर उसको डिफेंड करने के लिए क्योंकि पेशेंट आपकी डॉक्टर है वो आसान हो जाता है। अगर ले पर्सन होती तो फिर थोड़ा सा इस पर शायद वो आप बात कर सकते थे। जी सर। आप इसमें अगर पूछे नहीं तो आप कह सकते थे कि पेशेंट डॉक्टर है उससे सारा पता है और शी जी सर। प्लान करी। अगर वो प्लान कर रही थी नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद अलाउ नहीं करते। और क्या उसने पहले प्रेग्नेंट होने से पहले जब छोड़ी थी दवाई, जी ये सर। रेलेवेंट हिस्ट्री में थोड़ा सा आएगा, जब उसने दवाई छोड़ी थी तो क्या उसने अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ओपिनियन ली थी कि जी कि अब मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से? वो इन हर केस प्रॉब्ली शी डिड नॉट। जी सर। ठीक। जी सर। तीसरा जब आप उसको, बाकी आपका मोरलेस ठीक था, सिर्फ एक बात बतानी जरूरी थी कि अब ये 8 वीक्स पे अगर आ जाती है तो नोजिया वोमिटिंग का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उसमें हमारे जो दी गई थी क्या कहते हैं टास्क उसमें लिखा हुआ था उसकी जी इंफॉर्मेशन सर। के अंदर, अगर नोजिया वोमिटिंग है तो जाहिर है फिर उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी ड्रग की ज्यादा। एडजस्ट की करनी है, और अगर आप खा लो और वॉमिटिंग फौरन आ जाए, कितनी देर बाद आ जाए, तो उसको दोबारा डोज को लेना जरूरी है। तीसरा उसमें आई डोंट नो सबसे एक इम्पोर्टेंट है कि जो आप मिस कर गए कि इसमें आपके ब्लड लेवल्स ऑफ द ड्रग्स जो भी आप ले रहे हो वो भी चेक करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हीमोडाइल्यूशन आपकी डोज की एडजस्टमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में होनी चाहिए। तो जिस टाइप की वो ड्रग जो भी ले रही है उसके ब्लड लेवल वर्क्स आपने कहना जरूर है। आई एम श्योर कि हम यहाँ पे ये हो जाते हैं, ये नहीं कि होते नहीं, ये काफी सारी लाइव्स हैं जो दे आर डूइंग इट, क्योंकि मैंने करवाए हुए हैं, तो उनके सर लेवल। मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था जब मैं पढ़ती थी कि ड्रग्स के लेवल कराने, लेकिन सर जब मैंने गाइडलाइन पढ़ी तो उसमें लिखा था कि अब रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक अगर है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा फिट्स पड़ रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहा मेडिसिन से, फिर आप ड्रग लेवल्स चेक कराएं। फिर ये आप दोबारा, मैंने क्योंकि ये गाइडलाइन का नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो लास्ट मीटिंग मुझे याद है वो दोबारा आप देख लेना, और वो जी गाइडलाइन आप बेशक शेयर भी कर लो सबके साथ, ऐसा कोई ऐसा जी इशू नहीं है, उन्होंने जी मना कर दिए। फिर जी उसमें आप ये जरूर एड ऑन कर, इसमें ये आई एम श्योर कि अगर पेशेंट नॉर्मल चल रहा है, उसको सिम्टम फ्री चल रहा है, और कोई उसको कोई एपिलेप्टिक का कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, फिर हम नहीं कराएंगे। अगर शी हैज एन एपिसोड ऑफ कोई फिट पड़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर जी सर। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि देयर इज अ रोल ऑफ दिस डूइंग द जी सर, ये। यही है। जी 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 सर। ठीक, तो इसलिए उसी को वो करेंगे। तीसरा वी ऑल अंडरस्टैंड, जिसमें आपने थोड़ा सा उसको टच किया, लेकिन थोड़ा सा एम्फसाइज जरूर कर लें कि एपिलेप्सी हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलेशन, जी सर। और स्ट्रेस में नींद का एक कंपोनेंट और जनरल वैसे हेल्थ का, उसको भी हमने मैनेज करना जरूरी है। तीसरा इसकी जो आउटलाइन मैनेजमेंट में थी उसमें आपने कहा कि वो एंड पे आके वी बैक का भी हमें थोड़ा सा इसमें जिक्र जरूर एंड में थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्ट कर गए थे बाकी सारी चीजों के लिए। अब इसी सारी के अंदर एक चीज आप मुझसे आपने इसका जनरल फिजिकल और उसमें नहीं पूछा, क्योंकि जो हमारी की है उसके अंदर इन्होंने इसका ब्लड प्रेशर जो है वो 130/100 दिया हुआ है। उस अब वो अगर उसकी रूटीन के अगर वो इसमें इस स्टेज पे 130/100 आता है तो जाहिर है उसके हिसाब से वो करेंगे। एंड तीसरा जाहिर है जब वो आपको कोई लेस सपोज फिट पड़ जाता है तो उसको हमें डिफरेंशिएट भी करना है विद प्रीक्लैम्सिया एंड अदर फर्दर कॉजेज ऑफ एनी अदर फिट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जी सर। एपिलेप्सी तो है, लेकिन उसके बाद क्या बीच में उसने कोई ड्रग मिस कर दी या कुछ नहीं, या उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा फ्लक्चुएट करके उसका प्रोटीन यूरिया आ रहा है, या वो प्री क्लैम्सिया में जा रही है या क्लैम्सिया में जा रही है, उसको भी हमने जरा वाकई कर देखना है। चौथा ठीक। बी बैक, आप कह सकते हो कि इस स्टेज पे कीजिए कि हम, क्योंकि अभी हम अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में है, अब वो हर किसी को आप कहते हो कि जी उसका प्लान विल डिसाइड, लेकिन विल सी लेटर ऑन हाउ दिस प्रेगनेंसी
मूव्स अहेड और कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो फिर हम उस टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर वी कैन गो फॉर अ वी बैक और हमें यहाँ पर इलेक्टिवली सेक्शन करना है। कोई ऐसी इंडिकेशन आ जाती, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी पिछली इंडिकेशन थी मेरा बेबी ब्रीच था, कि इस दफा वो हम असेस करेंगे इन द एंड। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम पीरियड के लिए भी थोड़ा सा आपको उसमें कॉन्ट्रासेप्शन जरूर कि करनी है हमने, कि ये है वो है। और उसके बाद हाँ, वो आपने जो जिक्र कर दिया था कि जो हमारे एपिलेप्टिक होते हैं उनमें कौन सी अनोमलीज होती हैं स्पेसिफिकली, वो जरा मेरा ख्याल है बोल देनी चाहिए बेहतर होती। आपने स्ट्रक्चर का बताया? जी सर, कार्डिक एंड न्यूरल ट्यूब सर मैंने डिफेक्ट। बताया था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और कार्डिक ज्यादा होती हैं। हाँ, और ये दोनों को कब एवेल्युएट किया जाता है? कितनी 18 to 20 वीक्स में एनोमली स्कैन एनोमली स्कैन एंड प्लस एंड 22 वीक्स पे फीटल इको। हाँ, फीटल एको, ये दोनों चीजें कि हम वो करेंगे। चौथा, इसमें एक जो आपकी रूटीन की जो प्रेगनेंसी होती है उसके एंटीनेटल विजिट्स और इनके एंटीनेटल विजिट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, दे आर मोर फ्रीक्वेंट जी सर, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है। जैसे अभी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो वुड लाइक टू सी हर आफ्टर एवरी 2 वीक्स, ताकि उसका नोजिया वॉमिटिंग और उसकी ठीक है। ब्लड का डोजेज जो है उसको एडजस्ट करके फिर हम आगे करके देखेंगे। एंड इन बिटवीन अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हर ट्राइमेस्टर में एक विजिट विद अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो भी हम कर सकते। और आफ्टर डिलीवरी बेबी की सारी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल दीज एनोमलीज कई बार वो हो जाती है, एंड उसके बाद जाहिर है उसको अगर हमें जरूरत है कोई मेडिकेशन या कुछ और या इफेक्ट ऑफ वो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाँ, जो हम भूल गए, ब्रेस्ट फीडिंग कभी आप जिक्र कर दोगे तो उसके साथ नॉर्मली इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लेकिन उसको थोड़ा सा ड्रग्स के साथ उसको करना पड़ जाता है हमें, लेकिन उसमें भी पोस्टमार्टम लीव की पेशेंट की स्लीप डेप्रिवेशन ना हो। अदर देन दैट आई थिंक वो आपने बाकी काफी सारी चीजें कवर की हैं। आई थिंक इट वेंट वेल। थोड़ा थैंक यू सा सर। हमने जो ये रोल प्लेयर था उसको मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी और इलेबरेट करके देनी चाहिए थी इंफॉर्मेशन अबाउट कि वो क्या करना है, क्योंकि इस किस्म के सिनारियो में अगर हम डिस्चार्ज और उस पर चले जाते हैं वो थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि हमारा फोकस वाज नॉट ऑन डिस्चार्ज, क्योंकि है 10 मिनट इसमें इट हैड टू बी फोकस्ड ऑन प्रॉब्ली जो मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, इनिशियली नोजिया वॉमिटिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, कंफर्मेशन ऑफ डेट्स के, एंड देन इसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, डिलीवरी, पोस्टमार्टम और उसकी मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रसेप्शन के डिस्कशन के हिसाब से। जी सर। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि ये जैसे पेशेंट थी, अगर एग्जाम में जैसे पेशेंट बैठी हुई थी, मैं इसे हिस्ट्री लूं तो सर फिर उसके बाद तो मैं खुद से ही इसको एग्जामिन करना शुरू कर दूं ना, कि मैं आपको ब्लड प्रेशर वगैरह देखूंगी? नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि अगर आपका चेक हुआ है तो आपकी ये वाली सारी चीजें दे दो। वहां बैठ के आपने वो आपके पास यू डोंट हैव टाइम, क्योंकि वो जो स्टेशन होगा जिसमें आपने उसको एग्जामिन करना होगा, मोस्ट जी सर। प्रॉब्ली वो फिर सारा ही स्टेशन आपका एग्जामिनेशन का होगा कि ये पेशेंट लेटा हुआ है, इसका जनरल फिजिकल कर दो या ये वो कर दो। ये हाँ, ये ठीक जरूर हो सकता है कि आपका एक स्टेशन जो है जिसमें आपने पहले हिस्ट्री ली हुई है, फिर अगले 10 मिनट के अंदर दूसरे स्टेशन के अंदर आपने उसका वो ये एग्जामिनेशन कर। ठीक है सर। पर एक स्टेशन पे आई डोंट थिंक सो दैट विल बी फेयर कि जिसमें आपने हिस्ट्री भी लेनी है और अगला जो आपने वो भी लेना है, उसकी एग्जामिनेशन भी करना है। उतना टाइम पीरियड होता नहीं कि हम एक ही, ये बहुत सारी टास्क एक ज्यादा हो जाएंगे। यू कैन आस्क कीजिए आपकी जो ये टेस्ट हुए थे वो नॉर्मल थे या एबनॉर्मल थे, उसके बाद फिर आगे चल सकते। इवन कई बार वो जो आपका एग्जामिनर बैठा होता है वो आपको प्रोवाइड कर देता है वो इंफॉर्मेशन, जैसे उसका वाइटल्स क्या थे या उसकी जो अपनी जो टेस्ट हुए हैं उसकी रिपोर्ट्स क्या थी। ठीक है सर। एक्सक्यूज सर, एक क्वेश्चन पूछना था जी सर। अगर एक पेशेंट अनप्लान्ड प्रेगनेंसी पे कंसीव कर ले, उसे पता बाद में चले वो वेल्प्रोइक एसिड ले रही हो, पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस गुजर चुका हो, फिर भी हमने वेल्प्रोइक एसिड स्टॉप करवानी है फिर? नो, मेरा नहीं ख्याल there is no point, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन नॉर्मली अगर उस पे adjusted है then this is not the time to change it। लेकिन आप न्यूरोलॉजिस्ट से वो ओपिनियन जरूर ले लोगे, एंड क्योंकि it is associated with
ये डिफॉर्मिटीज, उसके लिए आप उसको स्क्रीन जरूर कर लोगे। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या वो एपिवॉल ले रही थी और फर्स्ट सेमेस्टर में उसको फिट पड़ गया है, तो बेटर कि ये है कि सोडियम वैल्प्रोएट की डोज बढ़ा दी जाए या उसको स्विच करके किसी और ड्रग पे चेंज कर दिया जाए? जनरली आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी डोजेज पे थी। देखो, अगर कोई दवाई मैक्सिमम डोजेज पे वो है, वॉट एवर द डोजेज इज, तो फिर तो आपको या तो उसको सेकेंड डोज ऐड करनी पड़ेगी उसके साथ, और या हमें फिर ड्रग ही चेंज करनी पड़ेगी। अगर डोजेज लेट्स सपोज मैक्सिमम डोजेज पे नहीं है, तो ऑफ कोर्स देन फर्स्ट यू विल इंक्रीज दैट मोनोथेरेपी ड्रग एंड देन यू विल मूव ऑन टू द सेकंड थेरेपी। क्योंकि सिर्फ दवाई क्या नहीं है बेटा, उसमें दवाई में उसकी एडजस्टमेंट भी है, और इसमें डू रिमेंबर दैट कि जब आप नई दवाई ऐड ऑन करते हो तो उसमें टाइम लगता है उसके ब्लड लेवल्स को अचीव करने के लिए जो इफेक्टिव हो जाए। तो फिर फौरन आप सिर्फ अगर उसकी मिनिमम डोज पे थी तो दूसरी ड्रग नहीं आई सपोज चेंज करोगे, यू विल इंक्रीज दैट डोज फर्स्ट टू उसको करने के लिए, एंड देन विल डिसाइड कि जी हमने कुछ मोनो के बजाय कोई दूसरी थेरेपी उसके साथ ऐड ऑन करनी है कि नहीं करनी। क्योंकि हमने ये, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी आपने इसकी एंटी एपिलेप्टिक दवाई स्टार्ट करते हो, उसके ब्लड लेवल्स बिल्डअप होने में दे टेक टाइम। ये नहीं कि एकदम वो इफेक्टिव पैनाडोल की तरह हो जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। पर उसके साथ उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, आपने ये भी सेस अगर आ जाता है, फिट पड़ जाता है, उसकी डिटेल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी फिट की पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। क्या उसकी नींद पूरी नहीं हुई, खाना नहीं खाया, कोई और स्ट्रेस है, या कोई और जो भी वजूहत आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको भी साथ हमने फिर कवर अप करना है। बहुत ज़्यादा ये लाइट फ्लैशेस, इवन जो ये होते हैं इस किस्म के सिनारियों में, यू एडवाइज देम कि जी कि आपने सिनेमा में जाके बड़ी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा साउंड जहाँ पे है या बहुत सारे जो लाइट्स हैं, ये वो नहीं करना। रात को जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, मतलब ये मैं जनरल बता रहा हूँ, रात की ड्राइविंग के लिए सामने से हेडलाइट्स आपको नहीं पड़नी चाहिए, कि ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स समटाइम्स एग्रीवेट या ऑरा स्टार्ट करके आपको एपिलेप्सी की तरफ लेके जा सकते हैं। उस सब चीज़ों को भी आपने देन मद्देनजर रखना है, और अगर जब भी फिट पड़ता है तो उसका पीछे यू गो बैक एंड यू इंक्वायर कि जी क्या चीज़ हुई थी जिसकी वजह से कोई नई चीज़ ऐसी कर ली, क्या हो गया। इवन हर्ड पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी या किसी वजह से भी होता है, उसकी वजह से भी फिट कैन बी एक्टिवेटेड। Sir, इसमें simply Care is given during labor for the epileptic patient. आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, सॉरी। तो मैं कह रही हूँ कि what specific care is given during labor for the epileptic patient? बेटा नंबर 1 वही आपने, यू नीड टू कीप देम स्ट्रेस फ्री, और अगर लेबर में स्ट्रेस उसको पेन्स का है तो ऑफ कोर्स पेन फ्री आपने रखना है ताकि वो कोई चीज़ एग्रीवेट ना करे। हाइड्रेशन का उसका ख्याल रखना है कि वो ना हो। यू हैव टू मेक श्योर कि जो अगर उसकी दवाई का टाइम आ जाता है ड्यूरिंग दैट लेबर टाइम, क्योंकि लेबर यू अंडरस्टैंड कैन बी फ्रॉम 6 to 12 आवर्स, तो वो अपनी मेडिकेशन वो अपनी सारी करके रखे। उन सब चीज़ों को देखते देखते एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल फिर आप लेके आगे चलोगे। और अगर फिट खुदा न खासा पड़ जाता है तो ऑफ कोर्स उसके हिसाब से फिर जो मॉडिफाई करना है बेबी के लिए और ये, एंड ऑफ कोर्स अगर कई चीज़ों में आपकी व्हाट यू कॉल दैट बेबी की मॉनिटर, उसके फीटल हार्ट की कि जी कि वो ना, क्योंकि और तीसरा इसके साथ एपिलेप्सी के साथ और चीज़ें क्या है, अब्रप्शन है हमारी एसोसिएटेड, फीटल डिस्ट्रेस है और हाइपोक्सिया है। इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट जिस तरह आप कर सकते हो बाय द मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी एज वेल एज द मदर, वो ब्लड प्रेशर्स का ध्यान रखोगे और सारी चीज़ें जिस तरह रूटीन की होती हैं, दैट विल बी काइंड ऑफ। सर इसको प्रीवियस वन को हम वीबैक का ट्रायल दे सकते हैं? बेटा अगेन इन द 12 बॉर्न के जो उसकी सारी पिछली वाली जो प्रेगनेंसी थी वो कैसी गुजरी है, एंड वंस शी डिसाइड्स कि शी इज गोना वीबैक, तो वीबैक के लिए जितने आपके पैरामीटर्स हैं व्हिच इंक्लूड्स के जो उसका बिशप स्कोरिंग एट दैट स्टेज, बेबी की प्रेजेंटेशन, बेबी का साइज, इंडिकेशन ऑफ प्रीवियस वीबैक, सॉरी सी सेक्शन, ड्यूरेशन ऑफ दैट सी सेक्शन, उसको सारा फुलफिल करोगे और आगे हो जाएगी। आई विल बी नॉट वेरी इंक्लाइन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जी हम ऐसे पेशेंट को
कोई इंडक्शन या मैकेनिकल इंडक्शन करूंगा फॉर वीबैक के लिए। अगर वो लेबर में चली जाती है दैट शुड बी गुड इनफ, और आई विल नॉट बी वेरी कीन ऑफ टेकिंग दिस पेशेंट बियॉन्ड 40 वीक्स एज वेल, क्योंकि जैसा प्रेगनेंसी का जब तक लोड खत्म नहीं होता, स्ट्रेस खत्म नहीं होता, तो दिस ऑलवेज चांसेस ऑफ अब्रप्शन। एंड वो तो एज अ पर्सनल, एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन, आई थिंक आई विल डिलीवर हर एट 40 वीक्स। इफ शी गोज इनटू नेचुरल पेन्स, लेबर और जाती है तो उसके हिसाब से मैनेज कर लेंगे। इफ शी डजंट, देन 40 के बाद उसको आई विल बी मोर इंक्लाइन ऑफ टेकिंग हर टू द थिएटर एंड डूइंग अ सी सेक्शन इलेक्टिवली। लेकिन वो अगेन फाइनल डिसीजन आपका नहीं होगा, फाइनल डिसीजन पेशेंट का होगा, और वो डिसाइड करेगी जो आपने उसे बताना है कि जी आप क्या करना चाहते हैं। मैंने तो आपको अपना बता दिया। नॉर्मली फिर पेशेंट्स में इसमें ये एक सवाल ये भी पूछा करते हैं कि जी क्या मेरी एपिलेप्सी बेहतर होगी या ख़राब होगी या व्हाट यू कॉल दैट इसी तरह रहेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी भी देयर सर्टेन परसेंटेज मेरा ख्याल है, मुझे आई डोंट रिकॉल, लेकिन आई थिंक सर 60% अनचेंज्ड है, 17% में इंक्रीज होगी और 16 में डिक्रीज हो जाएगी यस फिट्स फ्रीक्वेंसी। हाँ, बस उसी का आपने ध्यान रखना है। और वही कि अगर मेडिकेशंस अपनी वो टाइमली लेते रहे, फॉलिक एसिड, हाँ ये वाइड एक वन है इंडिकेशन जिसमें आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, बल्कि इवन 3 months बिफोर द प्रेगनेंसी शी नीड्स टू स्टार्ट दैट, लेकिन अगर नहीं भी हो तो सर ये पेशेंट तो डॉक्टर थी इसलिए बहुत ही बातें चेंज हो गई, लेकिन अगर कोई दूसरी पेशेंट हो तो सर बाजुकात हिस्ट्री में यानी ये सब भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि आप पूछें कि उसको किस टाइप की एपिलेप्सी होती है, ग्रैंड माल है या फोकल है, क्योंकि उसके फिर आगे से इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, फोटो सेंसिटिविटी होती है ऑरा के साथ। तो सर ये फिर पूछने हैं या नहीं पूछने? मैं इसी में कंफ्यूज थी कि वो चूंकि नॉन एपिलेप्टिक है तो मैं उससे पूछूं कि ना पूछूं। डिपेंड्स अपॉन द टाइम, मेरा अपना अंदाजा है। लेकिन क्योंकि इसमें उन्होंने देखो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे स्टेशन का, वो नंबर 1 जो एग्जामिनर असेस कर रहा है या जिसमें नंबर दे रहा है, वो ये देख रहा है कि जी कि एक एपिलेप्टिक पेशेंट आपके पास आ जाता है तो आपके पास क्या उसका लिए ज़हन में आपका मैनेजमेंट प्लान है कि हमने आगे कैसे लेके चलना है। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट प्लान है इसके जी उसकी एपिलेप्सी की स्टेटस चेक करनी है कि जी कि वो कहाँ पे खड़ी, किस लेवल पे है, कि उसको भी कोई शी इज नॉट एट अ रिस्क फैक्टर कि जिसको उसको एपिलेप्सी का फिट पड़ने वाला है या पड़ गया है। बहुत सारे पेशेंट्स एक ऐसे भी आते हैं जो once they figure it out कि they are pregnant, they stop taking all the drugs. And number 3 ग्रैंड माल है या पिटी माल अपनी एपिलेप्सी है, उसमें हमारी मैनेजमेंट कितनी चेंज होती है? मैनेजमेंट तो सर अगर ग्रैंड माल है और वो वेलप्रोइक एसिड पे है तो फिर आपने उसको स्ट्रांगली उसी के साथ ही रखना है, और उसको जो न्यूरोलॉजिस्ट है और उनको ये बताना है कि इसमें जो है वो फिर बेबी के साथ ज्यादा सडन अनएक्सप्लेन डेथ के चांस ज्यादा होते हैं उसमें, ठीक। तो उसकी मॉनिटरिंग आपने ज्यादा करनी होती है। और अगर पिटी माल है फिर क्या करेंगे? सर उसमें फिर वो उसमें पेटेंट मॉल में सर वो ये कहते हैं कि आप ये पूछें कि अनकॉन्शियस होते हैं कि नहीं होते। अगर अनकॉन्शियस होते हैं तो उसमें फ्रैक्चर्स और इन चीजों के चांस ज्यादा होते हैं, तो आपने उनको बताना है कि वो अवॉइड करेंगे, स्टेयर्स पे ऊपर ना चढ़ें या पानी के करीब ना खड़ी हों, क्योंकि वो एकदम अनकॉन्शियस होके फॉल करेंगी और फिर नहीं वो देखो, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई सपोज कि इसको डिफरेंशिएट करना ये इस डोमेन आता ऑफ आई डोंट, क्योंकि हमारी इसमें जो इसकी हमारी नंबरिंग थी या जो भी था इसकी जो इंफॉर्मेशन दी थी उसमें ये आती नहीं है उसमें कि हमने डिफरेंशिएट करना है माल या पिटी माल। लेकिन आप जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो जरूर दे सकते हो। एनी पेशेंट हु हैड अ फिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्पोज आ जाता है, मैं उसको कर देता हूँ। फिर ये सारी बातें जो हैं फोटो सेंसिटिविटी की, पानी की, स्टेयर्स की, केयरफुली हाथ पकड़ के इस तरह चढ़ना है, वो करना है, वो जरूर डेफिनेटली आ जाती है फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। इसमें जो ज्यादा फोकस था दैट वाज फोकस ऑन कि जी प्रेगनेंसी का इफेक्ट, सॉरी एपिलेप्सी का इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी का इफेक्ट ऑन एपिलेप्सी, दोनों का इस तरह है, उसको वो मैनेज करना चाह रहे हैं और उसको लेके आके अपने किस्सा लेके चल। ठीक है सर, ठीक, क्योंकि और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, जैसा मैंने कहा, टू मेक योर लाइफ इजी, आप अगर जरूरत पड़ेगी तो हर ट्राइमेस्टर में उसे बुला के
उसकी ओपिनियन जरूर ले लो। जी सर। ठीक, चले, एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है, आई थिंक फिर विल बी डन एंड होपफुली इंशाल्लाह विल सी यू फिर नेक्स्ट वीकेंड। सर कॉन्ट्रासेप्शन की भी उसको जो है यहाँ पे एडवाइस एंड पे हम दे देंगे कि मतलब ये कि हार्मोनल जो है एंजाइम इंड्यूसर्स के साथ उनका वो रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स, वो जो हमारा मैनेजमेंट प्लान है उसके एंड के अंदर वो इसकी ब्रेस्ट फीडिंग की एडवाइस, कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस, ये सारा इसमें साथ शामिल रहेगा। और सर बेबी की केयर, क्योंकि सर वो उनके वो जो बेबी की, मदर की ऑल्सो, कि जिसको पोस्टपार्टम ब्लूज ना हो, उसको एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, क्योंकि इसका एंजाइटी और स्ट्रेस एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने उसकी हर विजिट पे उससे पूछने जरूर है। क्योंकि अगर वो कहती है कि जी हाँ जी मैं बड़ी एंग्शियस हूँ या मुझे बहुत सारा टेंशन हुई है, तो देन वी हैव टू मैनेज दैट आल्सो, क्योंकि दैट इज द इनिशियल पार्ट जो कैन एग्रीवेट टू एनी काइंड ऑफ फिट्स। तो बिफोर द फिट हैपेंस, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि जब फिट पड़ता है दैट इज द टाइम व्हिच इज मोस्ट डेंजरस फॉर द बेबी एज वेल एज फॉर द मदर। मदर के अपने साइन सिम्टम्स हैं, फिट के दौरान बेबी का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, अब्रप्शन हो सकती है, और उसकी वजह से आगे अगर उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो एंडिंग अप हैविंग अ सीपी चाइल्ड, और वो सारा कुछ इसमें भी आ सकता है। उसको हमने तो में अपने लेके चलना है साथ साथ। तो इसलिए एवरी विजिट व्हेनेवर शी हैज फॉर इंडिविजुअल विजिट, इवन पोस्टपार्टमली, आपने डिप्रेशन और एंजाइटी का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना जरूर। सर कॉन्ट्रासेप्शन प्लीज बता दें इसके लिए। कॉन्ट्रासेप्शन क्या इसमें आप क्या देखो, आप क्या इसमें क्या पूछना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर एपिलेप्टिक पेशेंट? सर इसको इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कुछ इस तरह लॉन्ग टर्म में होगी वो, लेकिन एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं सारे सीओसीपीज। सर एंजाइम इंड्यूसर नहीं देते इनको ना, जो वो भी सिर्फ उनको नहीं देने, वो एंजाइम इंड्यूसर सर ये कार्बामेज़ेपिन, और ये तो एंजाइम इंड्यूसर है नहीं, वो है एंजाइम इंड्यूसर फेनोटाइन, और इनके साथ जो है टोपिरामेट, इनके साथ सर सिर्फ ओसीपीज नहीं देना, और लेमोट्राइजिन जो होती है वो सर ओसीपीज का लेवल कम कर देती है तो कॉन्ट्रासेप्शन को डिक्रीज करती है। तो ये दो चीजें उसका कॉन्ट्रासेप्शन की ये एफिकेसी को डिक्रीज करती है। एफिकेसी कम कर देती है। जी सर। नंबर 3, देखो बेटा, इसमें कुछ भी करने से पहले द फर्स्ट थिंग यू नीड टू आस्क द पेशेंट कि जी उसको लॉन्ग टर्म चाहिए कि शॉर्ट टर्म चाहिए। दैट विल आल्सो मेक द डिफरेंस। ओके सर। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जी उसको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए। एंड नॉर्मली जनरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन और लॉन्ग टर्म को इजी टू डिवाइड है इसके जी बिटवीन 2 to 3 इयर्स से पहले या 2 to 3 इयर्स के बाद। जो चाहता है कि जो मुझे 5 इयर्स के लिए हो तो फिर ऑफ कोर्स उसके लिए वो नहीं होगी। एंड ओसीपी आर नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर एपिलेप्टिक पेशेंट। कॉपर टी, मायरीना एंड डंपा आर द फर्स्ट अगर चॉइस। शॉर्ट टर्म वो पूछती है पेशेंट, शॉर्ट टर्म मुझे चाहिए 1 ईयर के लिए या लेस देन 1 ईयर, तो फिर उसमें हम क्या देंगे? लॉन्ग टर्म तो हम उसे बता देंगे कि वो होती है कॉपर टी, या बाकी डिवाइसेस बता देंगे, इम्प्लेनॉन। शॉर्ट टर्म में हम उसे क्या बताएंगे? बेटा शॉर्ट टर्म के अंदर सेंसिबल इनफ तो आप सबसे पहली जो होगी आई थिंक कॉन्डम। सर डंपा कैन बी गिवन, वैसे डंपा सेफ है बिल्कुल, वो दे सकते हैं। तो of course you can talk to them कि if they're comfortable using condoms that would be fine. Second फिर हम उसकी बाकी ये डब्बा जिसकी बात कर रहे हैं वो आप करके उसके बाद emergency, या फिर आसान तरीका है कि हस्बैंड को दुबई भिजवा दो। Okay बेटा, I think we have to go and Thank you so much. hopefully inshallah. थैंक यू वेरी मच सर। Okay, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।